नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इनकम टैक्स की और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया टैक्स आया है, जो नया टैक्स स्लैब है, वो ज़्यादा अच्छा है या ओल्ड टैक्स रिजीम जो था वो ज़्यादा अच्छा है। इसके पहले कि हम ये देखें, इन दोनों में कंपेयर करें, पहले ये जान लेते हैं कि ये नया टैक्स रिजीम क्या है और ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार ने पिछले बजट में एक नया टैक्स स्लैब लेके आया जिसमें उन्होंने बोला कि 0 से 2.5 लाख तक हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 10, 7.5 से 10 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25% और अब 15 लाख 30%। और इस तरह से जो स्लैब बनी वो भी 7 स्लैब बन गई। इस साल चूंकि ये पिछले साल आया था तो ये नया कहलाया, अभी इस साल इसी को अमेंड कर दिया गया है और इसका जो लोअर लिमिट और जो हायर लिमिट है अलग अलग स्लैब में वो 50,000 रुपए से बढ़ा दिया गया है। इस बार क्या बोला गया है, 0 से 3 लाख तक तो कोई पैसा नहीं है, 3 से 6 लाख में 5%, 6 से 9 में 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 20%, 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। और इसके साथ ही साथ इस बार जिनकी सैलरी 7 लाख रुपए से कम है उनको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, उनको सीधा 0% टैक्स है, जरूरत नहीं है। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम है जो पहले 3-4 वर्षों से कंटिन्यूअस चला आ रहा है उसमें बहुत सारे डिडक्शन दिए गए हैं, और जो नया टैक्स रिजीम पिछले साल ही आया है और इस साल अमेंड हुआ है उसमें कोई आपको डिडक्शंस नहीं है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है लेकिन वो 15 लाख से ऊपर है। तो सबसे पहले नए टैक्स रिजीम का हम देख लेते हैं कि जो इस बार आया है उसमें फायदा है भी या नहीं है। ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसको अगर आप देखें, अभी के लिए मैं क्या करता हूं कि जो पिछला टैक्स रिजीम है जिसमें डिडक्शन है उसकी कैलकुलेशन को थोड़ा हाइड कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो आप ये देखिए, नया 6 लाख रुपए तक में आपको 22,000 रुपए देने पड़ते, इस बार तो कुछ नहीं देना है। 7 लाख में इस बार कुछ नहीं देना है। 8 लाख में पिछले बार 45,000 रुपए देने पड़ते लेकिन इस बार आपको 35,000 रुपए देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो हर एक स्लैब में पिछले बार से इस नए वाले में ही फायदा तो है। कितना फायदा है तो ऑब्वियसली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये एक चार्ट है, कुछ फायदा आ रहा है ना। हर महीने जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जा रही है तो 1,000-2,000 रुपए एक इंडिकेशन के लिए है कि हाँ भाई 1,000 1,500 2,000 3,000 तक का हर महीने में फायदा आ रहा है। तो ये तो बात हो गई इस बार की, लेकिन अब बात है पुराने वाले की। पुराने वाला बोले तो कौन सा, जिसमें कि हमें डिडक्शंस दिए गए हैं, तो उसको भी एक कैलकुलेशन के थ्रू देखते हैं, हम कंपेयर करेंगे दूं कि ये जो कैलकुलेशन है ये आपके एचआरए से बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और आप कौन कौन सा डिडक्शन लेना चाहते हैं इससे भी बहुत इफेक्ट होगा। तो मैंने जो अजम्पशंस ली हैं वो आपको बता देता हूं। पहला कैलकुलेशन करते हैं 9 लाख की सैलरी के लिए। अब 9 लाख की सैलरी पे हम जो बेसिक सैलरी ले रहे हैं वो 6 लाख। अब कोई बोल सकता है कि ये 5 लाख क्यों नहीं, 7 लाख क्यों नहीं, तो ये एक अजम्पशन है, कुछ भी हो सकता है। मैंने 6 लाख रुपए ले लिए हैं, ठीक है। अब मेरे को एचआरए डिडक्शन देखना है कितना होगा। तो एचआरए ये बोलता है कि 3 पैरामीटर्स हैं, उसमें जो सबसे कम होगा वो टैक्स कैलकुलेशन के लिए होगा। तो यूजुअली मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि जो आप एक्चुअल रेंट पे करते हैं और जो बेसिक सैलरी का 10% है, जो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सबसे कम आता है और वही एचआरए टैक्स बेनिफिट में जाता है। तो अगर आप अभी मैंने मान लिया है कि 15,000 रुपए का रेंट दे के रहते हैं। अब अगेन अगर कोई 9 लाख की सैलरी कमा रहा है और दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रह रहा है तो वो बोल सकता है कि 15,000 तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये 25 कर सकते हैं, जो भी चाहे आप कर ले। अभी के लिए मैंने 15,000 ही रखा है, ठीक है। तो आपका ईयरली रेंट बन जाएगा 1,80,000, 10% ऑफ योर सैलरी। बेसिक सैलरी 6 लाख रुपए जो मैंने मांगा है वो 60,000 हो गया और टैक्स जो डिडक्शन मिलेगा 1,20,000 रुपए में मिलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए पर मिलेगा। वैसे तो इस बार 52,000 रुपए कर दिया गया है लेकिन अभी के लिए मैंने टैक्स कैलकुलेशन 50,000 रुपए लिया है। तो अगर स्टैंडर्ड डिविजन डिडक्शन 50,000 रुपए, 80C में मैंने माना है कि हर कोई 1.5 लाख रुपए तो कर लेता है, तो 80C में 1.5 लाख रुपए। अभी एनपीएस जो है 80C डी में 50,000 मैंने मान लिए हैं क्योंकि 2 लाख तक आप कर सकते हैं, ठीक है।
और एचआरए से आ गया आपका 1,20,000, तो टोटल टैक्स बेनिफिट हो गया आपका 3,70,000। इसका मतलब है 9 लाख अगर आपकी सैलरी है, 3,70,000 आप टैक्स बेनिफिट में बचाते हैं, तो नेक्स्ट नेट जो आपका टैक्स सैलरी पेबल है वो 5,30,000 है। अब 5,30,000 के 0 से 2.5 लाख तक तो 0% है, तो इसमें आपको एक भी रुपए नहीं लगेंगे। अभी 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% है, तो इसपे आपका 2,80,000 बच गया, तो 2.5 लाख रुपए 5% के हिसाब से कट जाएंगे, और अगले जो 30,000 रुपए हैं वो 20% के हिसाब से कट जाएगा। तो टोटल टैक्स जो बन रहा है वो आपका 18,500 बन रहा है। अगर इसी में मैं इसको टैक्स, बहुत से लोग हैं जो कि एनपीएस 80 CCD का बेनिफिट नहीं लेते, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा टैक्स बढ़ जाएगा और 28,000 रुपए हो जाएंगे। अब दूसरा बढ़ते हैं और हम मान लेते हैं कि सैलरी आपकी 15 लाख रुपए की है, ठीक है, और इस 15 लाख की आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी 9 लाख रुपए की है, मंथली रेंट आप 25,000 का पे करते हैं, तो आपका टैक्स डिडक्शन 2,10,000 रुपए पे होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए, 80C में 1.5 लाख, 80 CCD में 50,000, एचआरए 2,10,000, टोटल टैक्स बेनिफिट 4,60,000, और आपका जो नेट टैक्सेबल सैलरी होगा वो 10,40,000 का है। और इस तरह फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, 0 से 2.5 लाख तक तो कोई पैसे नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, तो आपका जो टैक्स बनेगा 1,24,000 है। इसमें फिर से वही बात है, देख लेते हैं कि हमने 80C में 50,000 रखा है कि नहीं, हमने रखा है। अगर कोई नहीं रखता है तो उसका 1,39,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि टैक्स कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब हम इसको समराइज करते हैं, कंपेयर करते हैं। 6 लाख में तो कोई टैक्स नहीं पड़ रहा है, सारे डिडक्शन आप ले रहे हैं, ठीक है। 7 लाख में आपको 2,500 रुपए का टैक्स पड़ जाएगा अगर आप 80D का ले रहे हैं, तो अगर नहीं ले रहे हैं तो 5,000 रुपए पड़ जाएगा। इसी तरह 8 लाख में आएंगे तो अगेन आपको जहां नए वाले में 35,000 देना पड़ेगा, सारे डिडक्शन एचआरए को मिला के 7,500 देना पड़ेगा। तो इस चार्ट को अगर आप देख लेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो विद डिडक्शंस है वो आपको नए वाले से कम पड़ रहा है। अभी कितना कम ये आपके एचआरए पे निर्भर करता है, आप 80C में कितना पैसा डालते हैं उस पे करता है, लेकिन आप मान लेते हैं कि जो सब कोई करता है, एक छोटा 80C तो सब कोई ले लेता है, आप अगर वो ले लेते हैं तो आप डेफिनेटली इनसे कम ही देंगे, ठीक है। ये मैथ सबका अलग अलग होगा, क्योंकि उन्होंने किसी ने अपनी बेसिक सैलरी अलग मानी होगी, मैंने कुछ अलग माना है, और उनका जो डिडक्शंस होगा वो अलग होगा। ये बस एक बताने की कोशिश की गई है कि नए वाले में कितना है और पुराने वाले को फॉलो करोगे तो कितना है। तो इससे तो यही पता चल रहा है इस एग्जांपल से कि अगर हमें डिडक्शन लेना है तो पुराना वाला हमारे लिए अच्छा है ना। और यही बात मैं बताना चाह रहा था। एक बात मैं बता दूं कि ये जो भी कैलकुलेशन है इसमें मैंने सेस 4% का नहीं लगाया है, ये लगता है, चाहे आप नए में आए या पुराने में आए, इस सब के ऊपर आपको 4% का सेस भी लगेगा। अब इससे हट के अगर मैं अपना एक राय देना चाहूं तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन सा सिस्टम अच्छा है कौन सा सिस्टम बुरा है। तो ये जो पुराना सिस्टम है ये कंसेंस, अगर हम डिडक्शंस देता है क्या बोल के कि अगर आप पैसे को फ्यूचर के लिए सेव करते हो तो हम आपको थोड़ी छूट देंगे, है ना। तो अगर मैं इसको लूं तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ही मैं क्या, बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड भी हैं जो कि बोलते हैं कि भाई टैक्स बचाना है तो 1.5 लाख रुपए का कोई सेविंग कर देते हैं, अगर नहीं मिले तो मैं नहीं करूंगा। तो भाई वो टैक्स बचाने के लिए अभी कर देते हैं, लेकिन 3 साल 5 साल बाद अच्छा लगता है कि अरे भाई कुछ पैसे तो बच गए। अभी हमारे यहाँ कोई पेंशन का स्कीम तो है नहीं जो पेंशन मिलता हो सरकारी जॉब में जो पहले मिला करता था, तो अभी तो हमें खुद को करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर अपने फ्यूचर को देखें, बुढ़ापा की तरफ, रिटायरमेंट की तरफ, थोड़ा सा कॉर्पस जमा करना है, चाहे वो जैसे भी हो जाए, अपने मन पे छोड़ दिया जाए तो शायद लोग कोई करते नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा इंसेंटिव दे दिया जाए कि नहीं भाई इनकम टैक्स में आपका पैसा बच रहा है तो चलो भाई हम कर लेते हैं, है ना। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये जो पुराना सिस्टम है वो ज्यादा बेटर है, लोगों को लेना भी चाहिए। अगर थोड़ा सा पैसे ज्यादा भी लग जाए तो भी ले लो, वैसे तो लग नहीं रहा है, वो तो मैथ से दिखा दिया गया है, अभी जैसे आगे बढ़ोगे वो आपको डेफिनेटली नहीं लगेगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कैलकुलेशन में अगर आप कोई एचआरए नहीं लेते हो, रेंट नहीं दिखाते हो, आपने कोई घर ले रखा है,
तो आपको जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करते हो उस पर भी बेनिफिट मिलेगा। तो एचआरए अभी तो अब मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा था एचआरए, मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख रुपए या 2 लाख भी आ रहा था। लेकिन जब आप बेनिफिट लोगे तो इंटरेस्ट आप 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हो और प्रिंसिपल 2 लाख रुपए तक ले सकते हो, तो 3.5 लाख का वहां पर भी बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो भी डिडक्शन में आ जाएगा, जो कि मेरे कैलकुलेशन में नहीं है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है 25,000 रुपए तक का आप बेनिफिट ले सकते हो, जो कि मैंने नहीं लिया है। मैं खुद भी देता हूं तो मैं भी उसका ले लेता हूं इंश्योरेंस प्रीमियम, 15,000 10,000 का ही देता हूं, लेकिन वो भी एक टैक्स बेनिफिट में आ जाता है तो हम ले लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे डिडक्शंस दिए हुए हैं जो एटीसी नहीं तो एटीसीसी-डी में आ जाते हैं और भी दूसरे जगहों पे आ जाते हैं। तो वो सब मैंने तो बिल्कुल बेसिक लेके कैलकुलेट किया है और उससे भी यही पता चल रहा है कि जो पुराना वाला है वो थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो जितना भी है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, किसमें कितना फायदा हो रहा है। डेफिनेटली ये जो नंबर्स हैं सबके अलग अलग आएंगे, जो पहले भी मैं बता ही चुका हूं। चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार, इजाजत दीजिए।